नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 236 की बात करते हैं। हम हमेशा पाठ संख्या की बात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी पाठ को क्रम से पढ़ रहे होंगे। अब यहाँ बात हो रही है लग्नानुसार भावाश्रय फल की, और आज बात करेंगे वृष लग्न में गुरु की। लग्न क्या है? वृष है। इसके स्वामी कौन है? शुक्र है। ये ध्यान रखना चाहिए। शुक्र के साथ गुरु का क्या संबंध है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गुरु शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है, इसका भी ध्यान रखना है। और गुरु वृष लग्न की पत्रिका में किन किन स्थानों के स्वामी हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो इन सारी बातों का यदि हम ध्यान रखें तो सहज हो जाएगा हमारे लिए कहना कि गुरु किस भाव में स्थित है और क्या फल करेगा। तो सबसे पहले गुरु यदि लग्न में स्थित हो तो क्या फल करेगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम सभी जानते हैं कि गुरु शुभ ग्रह है, लग्न में दिग्बली होते हैं, और लग्न में जो राशि है वो वृष राशि है, और सौम्य राशि कहा गया है वृष राशि को, और स्वामी शुक्र भी सौम्य ग्रह है अर्थात शुभ ग्रह है। अब यहां बात आती है कि लग्न की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा। तो लग्न की स्थिति में परिवर्तन होगा कि जातक ज्ञानवान होंगे, धनवान होंगे, स्वविवेक से कार्यों को करेंगे। अब यहाँ पे ये बात आती है कि क्या अष्टमेश गुरु लग्न में होगा तो जातक के स्वास्थ्य को पीड़ित नहीं करेगा। निश्चित रूप से अन्य भी कारण देखने होते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि किसी एक ग्रहों को समझकर ज्योतिष को समझ लेना ये हमारी भूल होगी। तो हमारा कहना है कि अष्टमेश गुरु जरूर है लग्न में, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को ध्यान रखना ही चाहिए। इस बात से हम कभी नकारेंगे नहीं। जब आयु या हम कह लें कि आयु निर्णय की बात होगी, तब हम कहेंगे कि अगर अष्टमेश लग्न में बैठा हो तो फिर हम क्या कहते हैं कि लंबी आयु होती है। तो यहां आयु में कोई संशय नहीं होता। अब लग्न में स्थित गुरु पंचम, सप्तम और नवम स्थान के ऊपर दृष्टि देगा। हम यहाँ दोहराना चाहेंगे कि गुरु अष्टमेश होने के बाद भी उसके दृष्टियों में अष्टम का दोष देखना सर्वथा गलत होगा। गुरु एक शुभ ग्रह है और उनकी दृष्टियों के प्रभाव को शुभ ही माने, यही उचित होगा। हम हमेशा कहते हैं कि भृगु संहिता में उच्च की दृष्टि, नीच की दृष्टि, मित्र दृष्टि, अष्टमेश की दृष्टि, ऐसे बातों की चर्चा की गई है, लेकिन हम उसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। आगे हम आप लोगों को बताते रहते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि गुरु यदि पंचम को देखेगा तो हायर एजुकेशन अच्छा होगा। हम निश्चल प्रेमी हो सकते हैं, हम जिससे प्रेम करेंगे उसको धोखा देना पसंद नहीं करेंगे। दाम्पत्य सुख के साथ साथ यदि हमारा कोई बिजनेस पार्टनर है तो उसके साथ भी हमारा संबंध अच्छा होगा। लंबी यात्राओं का लाभ भी मिलेगा और लक भी हमारा फेवर करेगा, क्योंकि 9th हाउस को भी गुरु की दृष्टि है। अब गुरु को यहाँ से हम समझ गए। अब गुरु को हम दूसरे स्थान में स्थित करते हैं। अब दूसरे स्थान में स्थित होते ही गुरु की दृष्टियों को जांच लेना चाहिए। गुरु छठे स्थान को देखेगा, गुरु अष्टम स्थान को देखेगा और गुरु दसम स्थान को देखेगा। तो जब छठे स्थान को गुरु की दृष्टि होगी तो रोग ऋण शत्रु बढ़ने की संभावना है। और यहाँ गुरु की दृष्टि होने से वर्तमान युग में जो ऋण से ही सारे कारोबार चलते हैं उसके लिए हम अच्छा भी मान के चलें, लेकिन रोग और शत्रु किसी भी काल के लिए अच्छा नहीं माना गया है। अब गुरु की दूसरे स्थान में स्थित होने के साथ यदि 8वें के ऊपर दृष्टि है और ये गुरु का अपना ही घर है, अपने घर को यदि देख रहे हैं
और ये घर आयु का है तो आयु में वृद्धि जरूर होगा। साथ में इसको शोध का स्थान कहते हैं, आविष्कार का स्थान कहते हैं। ऐसे जातक आविष्कार करना जानते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से साधना का स्थान और शांत चित्त होकर के ध्यान करने का भी स्थान कहा गया है। तो ऐसे जातक अच्छे साधक हो सकते हैं, अच्छे शोधकर्ता हो सकते हैं, इसको भी मानना है। कर्म क्षेत्र के ऊपर दृष्टि होने से कर्मठ होते हैं, परिश्रम का ही फल प्राप्त करना चाहते हैं और बहुत ही परिश्रमी होते हैं। अब दूसरे स्थान में जो गुरु स्थित है इसका क्या फल होगा? तो दूसरा स्थान कुटुंबों का है, वाणी का है। तो हमारी वाणी कितनी समृद्ध होगी, हम जो कुछ भी बोलेंगे लोग कान लगा करके सुनना पसंद करेंगे। किसी भी जातक के दूसरे स्थान के ऊपर यदि गुरु का प्रभाव हो, यहाँ तो गुरु स्वयं स्थित ही है, तो ऐसे जातक की वाणी सिद्ध होती है। अर्थात वो ज्योतिष ना होते हुए भी यदि अच्छा बुरा कुछ कहते हैं तो होने की संभावना अधिक होती। कुटुंबों के साथ मिलजुल कर रहने वाला, धन का अपव्यय नहीं करने वाला, धन को संचित रखने वाला जातक होता है। तो हम लोग देखते हैं कि गुरु चूंकि शुभ ग्रह है तो इसके शुभ परिणामों को विशेष रूप से बताया जाएगा। अब यहाँ अष्टमेश होने का फल क्या मिलेगा इसको भी समझने की जरूरत है। तो अचानक से धन की हानि और लाभ होने की भी संभावना हो सकती है, लेकिन हम ऐसे किसी भी संभावनाओं के लिए दशा अंतर्दशा को ध्यान रखेंगे कि कौन से ग्रहों की दशा है, गुरु का यहाँ प्रभाव होगा, अष्टम स्थान के स्वामी होने का फल हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन सभी बातों को सोच करके ही रिजल्ट बताना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और गुरु को तीसरे स्थान में स्थित करते हैं और हम ये सभी जानते हैं कि तीसरा स्थान अशुभ स्थान है। तीसरा, छठा और 11वां स्थान को अशुभ स्थान कहा गया है। अब तीसरा स्थान अशुभ स्थान है, लेकिन यहाँ कर्क राशि है और कर्क राशि में गुरु को उच्च का कहा गया है। हम हमेशा अपने पाठ में कहते हैं कि ऊंच नीच वक्री और मार्गी से ऊपर उठकर हमको ज्योतिष के सूक्ष्मता की बात करनी चाहिए और ज्योतिष को सूक्ष्मता से समझना भी चाहिए। तो यहाँ गुरु का उच्च का होना गुरु के सामर्थ्य की वृद्धि नहीं करता। यहाँ तीसरे स्थान में गुरु का होना अर्थात गुरु के कारकत्वों की हानि जरूर कहना चाहिए। लेकिन गुरु तीसरे स्थान में स्थित है तो तीसरे स्थान का लाभ होगा। नौकर चाकर का सुख मिलना, भाई का सुख मिलना, खेल कूद में रुचि होना, ये पराक्रम में वृद्धि होना, ये संभव है। छोटे भाई के साथ अच्छा सामंजस्य होना, छोटे भाई का बहुत अच्छा विकास होना, ये हम जरूर कहेंगे। अब इसकी दृष्टि देख लीजिए, सप्तम, नवम और एकादश स्थान। एकादश स्थान स्वयं का स्थान है और वो लाभ का स्थान है। तो अपने पराक्रम से लाभ की वृद्धि करेंगे, अपने पराक्रम से अपने भाग्य की वृद्धि करेंगे, अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करेंगे, ऐसा कहना चाहिए। अब तीसरे स्थान में गुरु के स्थित हो जाने से आपके मन में प्रसन्नता की कमी होगी, अपेक्षा के अनुकूल सुख नहीं मिलेगा, ये भी कहना उचित होता है। संतान संबंधी परेशानी भी, अगर अन्य और भी परेशानी हो तब इन परेशानियों को समझना है। तो कहते हैं संतान संबंधी परेशानी, क्योंकि ये पंचम के कारक होते हैं, तो संतान संबंधी परेशानी भी संभव है। अब धर्म स्थान को देख रहे हैं, धर्म में रुचि होगी, लेकिन स्वयं बहुत धार्मिक आचरण हो, इसमें संदेह होता है, क्योंकि धार्मिक आचरण गुरु का है, इनके कारकत्वों में आता है और इनके कारकत्वों की यहाँ हम हानि बता रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जो हम नहीं भी बता रहे हैं, आपने बेसिक में पढ़ा है, तो उस नियम को लगा करके अगर आप समझेंगे तो और अच्छी व्याख्या आप समझ पाएंगे।
अब गुरु को यहाँ से उठा लेते हैं और अब चतुर्थ स्थान में स्थित करके समझते हैं। अब हम सभी जानते हैं, हम हमेशा काल पुरुष की बात करते हैं। काल पुरुष में गुरु को चौथे स्थान में उच्च का कहा गया, क्योंकि मेष राशि होगी तो यहाँ कर्क होगी और कर्क राशि में गुरु को उच्च का कहा गया है। चौथा स्थान शुभ स्थान है और शुभ स्थानों से शुभ ग्रह शुभ फल देते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ गुरु के कारकत्वों की हानि नहीं हो रही है। जिस राशि के स्थित है वो उनके मित्र की राशि है। तो यहाँ गुरु बैठ करके हमको माता का सुख भी देंगे, धन का सुख भी देंगे, वाहन का सुख भी देंगे और हमारे कर्म क्षेत्र में वृद्धि भी करेंगे और हमारे रिसर्च क्षेत्र अर्थात शोध कार्य में हमारा मदद भी करेंगे और हमारे खर्च की भी, हमारे जीवन में खर्च की भी अधिकता बनी रहेगी। इस बात को समझने के लिए गुरु को अष्टम का स्वामी है और वो पलट के चतुर्थ स्थान में बैठा है, तो चतुर्थ की हानि करेंगे या नहीं करेंगे, तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि निश्चित रूप से हानि करेंगे, लेकिन हानि करने की जो तीव्रता होगी वो कम होगी, क्योंकि अशुभ ग्रह यदि अष्टम के स्वामी होते और साहचर्य के नियम के बाद भी यदि उनमें अशुभता कायम होता तो चतुर्थ की विशेष हानि करते। लेकिन स्वतंत्र कारकत्वों में इस शुभत्व प्रदान करने का जो गुण है, इसके कारण गुरु चतुर्थ में स्थित होकर के बहुत चतुर्थ की हानि करेंगे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ग्रहों के प्रकृति के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसीलिए हमको ग्रहों के सिर्फ स्वामित्व को समझ लेना और स्वामित्व के आधार पर सारे फल को कह देना, ये सर्वथा गलत है। हम हमेशा कहते हैं कि स्वामित्व के आधार पे फल करना उनकी मजबूरी है, लेकिन जो स्वतंत्र कारकत्व हैं वो हमेशा उनके साथ रहते हैं और अपने उसी गुण स्वरूप के अनुकूल ही कार्य को संपादित करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि शुभ ग्रह यदि अशुभ स्थान के भी स्वामी हों तो उस अशुभ स्थान के फल को जरूर करेंगे, लेकिन अपने स्वाभाविक गुण में अशुभता हो जाए ये कहना गलत होगा। तो हम लोगों ने कितने सरलता से लग्न से लेकर के चतुर्थ तक गुरु की स्थिति को समझा है। हम एक लग्नों में किसी ग्रह को 3 पाठ में आप लोगों के पास उपस्थित करते हैं, सिर्फ इसलिए कि कम समय में आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें और आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। बहुत लंबा पाठ होने पर भी हम देखते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो अगले पाठ में हम लोग 237 नंबर की पाठ जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि गुरु पंचम, छठे, 7वें और 8वें स्थान में स्थित है तो क्या फल करेगा। साथ ही हम ये हमेशा कहते हैं कि क्रम नहीं छूटना चाहिए। क्रम से यदि पाठ को पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा है, और पाठ से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आप हमको कभी भी सूचना दे सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। हम आपको निश्चित ही अपने ज्ञान के अनुरूप जवाब देने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।